नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिन्हा प्राउड टीवी के सभी दर्शकों एवं आमंत्रित सदस्यों को मेरा फिर से नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय है रूस और यूक्रेन युद्ध का विकल्प। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्राउड के जानकार श्री राजेश जी बनारस से, प्रोफेसर आरपी सिंह जी एवं कृपा शंकर चौधरी जी जो तहकीकात न्यूज में हैं, गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, अभिषेक जी दिल्ली से हैं, और हमारे बीच में ललित जी अभी नहीं आ पाए हैं। एक विशेष तौर से हम लोगों ने उन्हें गेस्ट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूस यूक्रेन का युद्ध गहराता जा रहा है और एक तरफ पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। लाखों लोग जो हैं बेरोजगार और भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में विश्व के मानस पटल में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। आखिर क्या इसका विकल्प है, हम जानना चाहेंगे एक एक करके। राजेश जी से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसका विकल्प ही है, क्या युद्ध ही इसका आखिरी विकल्प है क्या? प्राउड टीवी के सभी दर्शकों और अपने साथ में जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर आरपी सिंह जी, कृपा शंकर जी और धर्मेंद्र जी, सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, कोई भी विषय वस्तु इतना सरल होता नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर हम लें तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी क्लियर हो पाएंगी, और इसलिए थोड़ा सा समय जरूर आपसे चाहूंगा कि मुझे वो विस्तार से थोड़ा रखने की इजाजत दी जाए, ताकि चीजें बेहतर ढंग से क्लियर हो सकें कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के मुहाने पे पहुंच गए। और आज की दुनिया में जहां इस तरह से खुलेआम युद्ध थोपना किसी देश के ऊपर में जो संभव नहीं दिख रहा था, वो क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूंगा। 1917 के पहले, 1917 में रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति के पहले जब वहां पे जार होते थे, जो वहां के राजा कहे जाते थे, उसमें रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। ये पूरा जो आप बाद का यूएसएसआर देखते हैं, वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, जिसमें रूस, यूक्रेन और ये सारे देश थे। 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, और उसके बाद रूसी जो जार का साम्राज्य था वो खत्म हुआ और फिर यूक्रेन अलग हो गया। इस बीच में यूएसएसआर का निर्माण होता है, उसमें अलग अलग देश शामिल होते हैं, वो एक प्रक्रिया चलती रहती है, और फाइनली 1920 में आके यूक्रेन दोबारा से सोवियत यूनियन का हिस्सा बन जाता है। और यूक्रेन का महत्व रूस के लिए क्या है, वो हम व्लादिमीर लेनिन के एक कोटेशन से समझ सकते हैं। व्लादिमीर लेनिन ने कहा, रूसी क्रांति के बाद जब यूक्रेन अलग हो गया था 3 साल के लिए, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन का रूस से अलग होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शरीर से सिर का कट जाना। तो यूक्रेन इतना क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं बाद में आऊंगा। पहले तो एक ऐतिहासिक जुड़ाव दोनों देशों का रहा है। दोनों रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहे, बाद में यूएसएसआर का हिस्सा रहे। फिर जब 90s में मिखाइल गोर्बाचोव जब यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने, उन्होंने 2 नई नीतियां लाई। ग्लासनोस्त, जो रशियन वर्ड है खुलापन के लिए, और पेरेस्ट्रोइका, वो भी रूसी शब्द है पुनर्गठन के लिए। और ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का परिणाम ये हुआ कि 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हो गया और 15 नए देशों का जन्म हुआ, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सहित ये जितने देश आप देख रहे हैं रसिया के नेबरिंग कंट्रीज में, वो सारे यूएसएसआर का हिस्सा थे। वहां से चीजें फिर आगे बढ़ी। 1991 के बाद जब सारे देश इंडिपेंडेंट हो गए, तो भी रूस और यूक्रेन के बीच में कोई वैसी परेशानी नहीं रही, क्योंकि 1991 से लेके 2014 तक जो राष्ट्रपति यूक्रेन के अंदर में रहे, वो कहीं ना कहीं रूस के पिट्ठू थे, पपेट प्रेसिडेंट्स थे। तो रूस को बहुत ज्यादा परेशानी कोई होती नहीं थी उससे। लेकिन 2014 में जब रूस के जो पपेट राष्ट्रपति थे, मेरे ख्याल से उनका नाम था विक्टर यानुचेंको, तो जब विक्टर यानुचेंको को हटा दिया गया और जो नए राष्ट्रपति चुने गए 2014 में, उनका नाम था पेत्रो पोरोशेंको।
तो पेत्रो पोरोशेंको जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो है रूस की बजाय यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के देश हैं, उधर उन्होंने देखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब ये बात उन्होंने कही तो वो चीज जो है बहुत नागवार गुजरी व्लादिमीर पुतिन को या रसिया को आप कहिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने 2014 में ही यूक्रेन पे आक्रमण किया, लेकिन यूक्रेन के मेन हिस्से पे आक्रमण नहीं किया। यूक्रेन से सटा हुआ एक हिस्सा है जिसको कि क्रीमिया कहते हैं, कई लोग उसको क्राइमिया भी प्रोनाउंस करते हैं। तो क्राइमिया पे न सिर्फ अटैक किया बल्कि क्राइमिया को अपने देश में मिला भी लिया, उस पे अपना वो मान लिया कि ये मेरे देश का हिस्सा है। तो क्राइमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्राइमिया इसलिए इतना महत्वपूर्ण है रूस के लिए कि रूस का जो पूर्वी हिस्सा है, जहां पे साइबेरिया है, उधर आर्कटिक सी है, जो कि जाड़े के अंदर पूरा जम जाता है। आप उधर कोई सी या बड़े सॉरी शिप वगैरह नहीं जा सकते, उनका उधर से ट्रेड रुक जाता है आर्कटिक सी से। और क्रीमिया एग्जैक्टली रूस और क्रीमिया के बीच में एक छोटा सा समुद्र है जिसको सी ऑफ आजोव कहते हैं, और सी रूस, फिर सी ऑफ आजोब, और सी ऑफ आजोब के बाद जो है क्रीमिया आता है। तो क्रीमिया एक तरह से बेस है, और क्रीमिया के जस्ट बाद फिर ब्लैक सी शुरू हो जाता है, काला सागर। और काला सागर से आप जाके मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में कनेक्ट होते हैं, जिससे ना सिर्फ यूरोपियन कंट्री बल्कि पूरी दुनिया से ट्रेड करने के लिए ये एक बहुत अहम रूट है रसिया के लिए। और इसीलिए रसिया ने विश्व की अवहेलना करके भी 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया, और आज तक किया हुआ है। बाकी के देशों ने मान्यता नहीं दी है, बट उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद फिर 2019 में इलेक्शन होता है, और पेत्रो पेरेश्चेंको के जगह जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो आते हैं। वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 2021 में कहा जो बाइडेन को कि हम नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेटो का अगर हिस्सा यूक्रेन बन जाता है तो नेटो की जो संधि है, वो संधि ये कहती है कि किसी भी एक देश के ऊपर आक्रमण को नेटो अपने ऊपर सामूहिक हमला मानेगा। आज के दिन में नेटो के 30 सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, इंक्लूडिंग तुर्की वगैरह, सारे देश उसके अंदर में हैं। और रसिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूक्रेन किसी भी हालत में नेटो का हिस्सा बने। और जब ये बात उन्होंने कही तो निश्चित तौर पे वो व्लादिमीर पुतिन को ये बात नागवार गुजरी, और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की उसके बाद कि यूक्रेन को या तो सबक सिखाना है, या वहां जो बैठे हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की है उनको हटा के अपना पपेट राष्ट्रपति बिठाना है। और आपने सुना होगा कि वो दो जो इलाके हैं, एक स्टेट है, एरिया है डोनाबास करके, डोनाबास में दो जगह को उन्होंने मान्यता दी, इंडिपेंडेंट उसको स्वीकार कर लिया, दोनेत्स्क और लुहांस्क। तो वहां कोई बड़ी बात इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पे रसियन मूल के लोग ज्यादा हैं। अलग होने के पहले या मान्यता देने के पहले भी वहां पे 7 लाख के लोगों, करीब लोगों को ऑलरेडी वहां पे रशियन पासपोर्ट मिला हुआ है। कहने के लिए वो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन एक तरह से वहां करेंसी भी रूबल ही चलती थी, जिसको उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित किया। तो व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते थे या चाहते हैं कि यूक्रेन किसी भी हालत में नेटो का हिस्सा बने। और उसकी एक सीधी वजह यह है कि अगर वो यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो सीधे सीधे अमेरिका सहित जितने पश्चिमी, मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो आके रूस के मुहाने पे खड़े हो जाते हैं। और एक बफर स्टेट के होने का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि चाइना ने जब तिब्बत पे कब्जा करके 1950 में उसको अपने में मिला लिया, तो भारत की सीमा अचानक से चीन से जा लगी। अगर आज तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो चाइना के साथ जो हमारे इश्यूज हैं, एटलीस्ट लद्दाख बॉर्डर और उधर का, वो इश्यूज नहीं होता, क्योंकि बीच में एक तिब्बत के नाम का बफर स्टेट होता। तो रूस ये चाहता है कि यूक्रेन जो है लिखित में गारंटी दे कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, नेटो वाले भी लिख के दें कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, प्लस क्रीमिया पे जो उसने कब्जा किया है, क्रीमिया पे उसके कब्जे को मान्यता दी जाए। और उसकी वजह जो है सीधे सीधे आर्थिक है। और एक बात और समझिए आप, जब
राजनीति की बात आती है, रीजनल और ग्लोबल हेजेमनी की बात आती है, जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, तो नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता है, मानवीय जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। आप इसमें कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं। इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वो है कि जिस देश ने आक्रमण किया उस देश के राष्ट्रीय हित क्या है और वहां के राष्ट्राध्यक्ष की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं क्या है। तो पुतिन की महत्वाकांक्षा है कि यूक्रेन रसिया में मर्ज हो। वो मानते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा है और वो जो पुराना खोया हुआ गौरव है रूसी साम्राज्य का, वो गौरव वापिस हो। उनको सी ऑफ अजोब से ब्लैक सी होते हुए मेडिटेरेनियन तक जाने की आबाद सुविधा मिले, बीच में उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो और नेटो उनके दरवाजे से दूर रहे। तो मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को भी अवसर दिया जाए, फिर इसके ऊपर आगे वो जो सॉल्यूशन पार्ट है या अन्य विषयों पे हम लोग उसको टच करेंगे। तो मैं आरपी सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि जो राजेश जी ने जो कहा कि उसके ऊपर या आपका क्या विचार है कि ये युद्ध ही एक विकल्प है और इसके कारणों को आप बताएं। नमस्कार आप सभी लोगों को। अभी राजेश जी ने बहुत अच्छा इस रसिया यूक्रेन क्राइसिस जो है उस पर अच्छा बैकग्राउंड उन्होंने बताया और बड़ी सुंदर तरीके से वर्तमान जो स्थिति है उसकी ओर बताने की कोशिश की। मैं दो तीन बातों पर फोकस करूंगा। एक तो रसिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसको लेकर के ये सारा मामला उभरा है। दूसरी बात, रशिया पर हम कहां तक भरोसा कर सकते हैं। रशिया हमारा कितना सच्चा फ्रेंड मित्र है अमेरिकन समूह की तुलना में, एक उसकी तरफ बात करूंगा। और फिर भारत क्या कर सकता है, हम अपने आप को मजबूत कितना बना सकते हैं अथवा हम दूसरे ऐसे कैसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम इस तरह की स्थिति जो आज क्राइसिस पैदा हुई है और ये क्राइसिस बढ़नी है, जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो और जटिल होता जा रहा है और इसमें कई बातें जुड़ती जा रही हैं। रशिया तो अपने सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ा और स्वाभाविक भी था। रशिया स्वयं तो अपना विस्तार नहीं किया, केवल क्रीमिया तक अपने को सीमित रखा, लेकिन जो नाटो कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ते चले गए हैं। आज से 10-15 साल पहले नाटो ने एक आश्वासन दिया था कि वो रशिया की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन रशिया के बॉर्डर पे तो आ ही चुके हैं। लिथुआनिया, एस्टोनिया और ये पोलैंड इत्यादि तो नाटो का हिस्सा है ही। यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा हो जा रहा है। तो बेलारूस को छोड़ करके सीधे सीधे नाटो अब रशिया के दरवाजे पर पहुंच रहा है। तो इसको लेकर के बड़ा स्वाभाविक था, रशिया परेशान है और वो चाहता था कि यूक्रेन बफर स्टेट के रूप में नाटो कंट्रीज और हमारे बीच में रहे, लेकिन नाटो को ये स्वीकार नहीं है। तो इसको लेकर के बहुत स्वाभाविक था कि ये स्थिति पैदा होनी थी और जिस तरह का स्ट्रांग माइंड पुतिन का है उसको देखते हुए स्थिति जो अभी और लिंगर ऑन कर सकती थी, लेकिन ये स्थिति बहुत तेजी से सामने आ गई। और जिस थर्ड वर्ल्ड वार की बात उम्मीद की जा रही थी कि ये अभी समय लगेगा 5-7 साल, अभी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो सारी बातें तेजी से सामने आ रही हैं। और इधर चाइना का भी मनोबल बढ़ रहा है। चाइना भी ताइवान पर आंख लगाए हुए है और फिर ये चीजें अगर बढ़ती हैं तो भारत के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है, चीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर के खुराफात पर आमादा रहा है और बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारत के लिए भी आने जा रही हैं। और मुझे तो लग रहा है कि अगर ये स्थिति बढ़ी तो भारत को ज्यादा गंभीर स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। रशिया तो यूक्रेन का क्राइसिस है, यूक्रेन की वजह से इन्वॉल्व है और यूक्रेन संकट हल हुआ तो रशिया एक हद तक शांति स्थिति में आ जाएगा। लेकिन चाइना और पाकिस्तान को संभालना भारत के लिए एक साथ एक बड़ी चुनौती है और इसमें आर्थिक हित भी इन्वॉल्व हैं।
रशिया के और नाटो कंट्रीज के, वो सब सारी बातें हैं। और जो रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के, और यूक्रेन का जो कीव है, कीव अपने आप में बहुत बड़ा प्रहरी रहा कभी रशिया के लिए। हिटलर कीव के माध्यम से, कीव की तरफ से जाने का प्रयास किया, और हिटलर को जो बैटल ऑफ कीव है, फर्स्ट बैटल, तो उसमें 49 डेज लगभग लगे रशिया तक ये कीव को कब्जा करने में, जर्मन आर्मी को। और काफी कुछ उसमें हिंसा हुई, और दुनिया की सबसे बड़ी गिरफ्तारी 6 लाख रशियंस की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें यूक्रेनियंस मुख्य थे। उस समय तो सब सोवियत माने जाते थे। और उसके बाद हिटलर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन लेनिनग्राद और मॉस्को तक वो नहीं पहुंच पाया, और बीच में फिर उसको वापस लौटना पड़ा। कीव में जो समय ज्यादा लगा कब्जे में, तो उसकी वजह से ठंड का मौसम ज्यादा बढ़ गया, और उसमें जर्मन्स को आगे बढ़ने में कठिनाई हुई। और फिर दोबारा 1943 में वापस लौटते हैं जर्मन्स, फिर दोबारा बैटल ऑफ कीव, सेकंड बैटल होता है। और सेकंड बैटल में भी 49 डेज करीब लगा है कीव को सोवियत के लिए वापस लेने में। उसमें भी काफी कुछ मारकाट हुई है, और उसके बाद उसी के साथ जर्मनी का पराजय भी शुरू हुआ है। जर्मनी की स्थिति खराब हुई है कीव को कब्जा करने में, और फिर कब्जे से बाहर जब उसके गया है, तो उसके बाद से जर्मनी की स्थिति खराब हुई है, और उसके बाद जर्मनी अपने ही जमीन पर हिटलर को मात खाना पड़ा। तो कीव का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है, और इस समय भी यूक्रेनियंस काफी जुझारू माने जाते हैं, और हम लोग सामने देख रहे हैं जिस तरह का संघर्ष वहां चल रहा है। अब इंडिया का पर इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? तो एक तो रशिया के बारे में सबसे विश्वसनीय मित्र रशिया माना जाता है, लेकिन वह कितना विश्वसनीय है, कोई भी देश हमारे लिए, हम आंख मूंद पर उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वो अपने आर्थिक हितों को निश्चित रूप से सबसे ऊपर रखता है। अमेरिका तो अमेरिका फर्स्ट को लेकर चलता है। उस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में हम अगर कहीं एडजस्ट हो पाते हैं जहां तक, वहीं तक वो हमारा साथ कर देता है, और उससे आगे वो सहयोग नहीं करता है। और रशिया के साथ क्या है कि रसिया हमारे साथ तो देता है, कई बार एहसान किया उसने। 1971 में उसने एहसान किया, और कश्मीर के मुद्दे पर उसने वोटिंग के दौरान भारत के ऊपर उपकार किया, और इसलिए भारत से अच्छे संबंध उसके रहे हैं। लेकिन उस एहसान की कीमत भी उसने अच्छी खासी वसूली है। जिस तरह के हथियार रसिया ने दिए, MiG-21 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनकी क्वालिटी हमेशा क्वेश्चनेबल रही है। और भी जो रशियन हथियार आए हैं, उनकी भी क्वालिटी पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। तो एक ये दूसरा पहलू भी है कि महंगे दाम पर आप घटिया क्वालिटी का हथियार भी दे रहे हैं, जैसा कि फ्रांस की तुलना में आजकल देखा जा रहा है कि फ्रांस के जो हथियार हैं वो ज़्यादा रिलायबल रहे हैं इस मामले में। अमेरिका के हथियार भी ज़्यादा रिलायबल रहे हैं। तो एक पहलू ये भी है। फिर यही रशिया है जहाँ सुभाष चंद्र बोस गए थे सहयोग लेने के लिए आज़ादी की लड़ाई में, और उसने मना कर दिया था स्टालिन ने, और उनको मजबूरन हिटलर के पास जाना पड़ा जर्मनी में। यही रशिया है जहाँ पर ताशकंद समझौता होने का प्रयास हुआ, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ हुआ, ये अभी आज तक रहस्य बना हुआ है। तो बहुत सी बातें हैं जो कि नेगेटिव भी हैं रशिया के मामले में। हर बात विश्वसनीय संबंधों के लिहाज से सकारात्मक ही नहीं है। फिर भी रशिया हमारा अपेक्षाकृत ज्यादा रिलायबल फ्रेंड रहा है, और चाइना की तुलना में वर्तमान में तो रशिया पर हमको विश्वास करना एक मजबूरी भी है, क्योंकि एक देश के तौर पर हम अपने को कितना भी मजबूत महसूस करें, लेकिन उतने मजबूत हम अपने आप को बना नहीं पाए। हम धार्मिक मुद्दों में उलझ के रह जा रहे हैं। हम मूर्ति और मंदिर मस्जिद के मामले में उलझ के रह जा रहे हैं। एक आलोचना आ रही है कि हम दुनिया के बड़े से बड़े मंदिर बना ले रहे हैं, मूर्तियां बना ले रहे हैं, बड़े बड़ी मूर्तियां, लेकिन हमारे बच्चे छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ने के लिए उनको मजबूरन जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने देश में वाजिब रेट पर अध्ययन की सुविधाएं नहीं दिला पा रहे हैं उचित क्वालिटी की, और छोटे छोटे देश बगल में
उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान कर दे रहे हैं, तो हमारे छात्र मजबूरन यहाँ से के बजाय उन देशों में जाकर के पढ़ने में उनको सहूलियत हो रही है। कि प्राइवेट पढ़ाई के संबंध में वर्तमान में जो सामने बात आ रही है कि भारत में अगर मेडिकल एजुकेशन लेना है, MBBS की शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में, तो 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए का खर्चा करीब पड़ता है। लेकिन यूक्रेन में बच्चा जाके पढ़ता है तो वहाँ पर 25 लाख रुपए में काम हो जाता था 5 साल में। तो इस लिहाज से क्या हम ये काम भारत में नहीं कर सकते? हम भारत में पूंजीपतियों के हाथों में हमने छोड़ दिया है। मेडिकल एजुकेशन बेहद महंगी कर दी गई है भारत में। सामान्य व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल एजुकेशन पा नहीं सकता, और जो सरकारी संस्थाओं में सीटें हैं वो काफी कम है। क्वालिटी भी सरकारी संस्थाओं में डाउटफुल रही है। तो और निजी क्षेत्र में कुछ क्वालिटी अगर मिल भी रही है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा वसूली जा रही है, और उस पर कोई नियंत्रण हमारी सरकार अभी तक प्रभावी तरीके से लगाने का प्रयास न की है न हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत से छात्र भारत से बाहर जाकर के किफायती दर पर शिक्षा प्राप्त करना ज्यादा मुफीद समझ रहे हैं। अब उसकी कॉस्ट भी सामने आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते। उनको अध्ययन करना है तो बाहर अगर सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं कम रेट पर, तो ऐसा क्या है, ये हमारी व्यवस्था को सोचना चाहिए कि आखिर कैसा है। नहीं, ऐसा क्या है कि विदेश में जाकर के पढ़ना सस्ता और बेहतर क्वालिटी मिल रही है, और हमारे यहाँ वही क्वालिटी 4 गुने 5 गुने दाम पर मिल रही है, जबकि हमारी करेंसी की तुलना में बाहर की करेंसी तो महंगी पड़ती है, ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से तो ज्यादा खर्च पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एजुकेशन इतना कॉस्टली क्यों होता जा रहा है? वास्तव में मिडिल क्लास का पैसा बड़ी तेजी से समृद्ध वर्गों की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है, और मार्केट पर छोड़ दिया है सरकार ने। और मार्केट पर छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि कंपनियों को उनके हाथों में अब व्यवस्था खेल रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कंपनियों के हाथों की कठपुतली बना दी गई है। तो उसकी वजह से हम अपने आप को मजबूत करने के बजाय हम दूसरों पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। हम फालतू चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और अपने आप को जितना मजबूत बनाना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम अपने स्वयं कमजोर हैं तो आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारी तमाम मजबूरियां बन जाती हैं। तब हमको रूस, चाइना इत्यादि से संबंध बना के रखने की बाध्यता हो जाती है। अमेरिका से संबंध बना के रखने की बाध्यता हो जाती है, क्योंकि एक देश के तौर पर हम अपने आप को जितना मजबूत करना चाहिए उतना मजबूत हम बना नहीं पा रहे। और फिर अगर मजबूत भी हो जाए तो भी भारत, आप देखें, पाकिस्तान या यूक्रेन इत्यादि की तुलना में तो बहुत बड़ा देश है, 4-5 गुना 6 गुना बड़ा देश है इन देशों से आकार में। लेकिन चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है, अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, कनाडा 2.5 गुना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया आकार में 2.5 गुना बड़ा है, रशिया 5 गुना बड़ा है इंडिया से, USSR कभी 7 गुना बड़ा हुआ करता था इंडिया से। तो इन सब की तुलना में ब्राजील को आप देखिए, ब्राजील इंडिया से 2.5 गुना बड़ा। तो इन देशों की तुलना में हमारे यहाँ आबादी के लिहाज से आबादी का बर्डन ज्यादा है, लेकिन एरिया वाइज हम बहुत छोटे हैं। और अगर हम अपने आप को बहुत ताकतवर भी बना लें तो भी ये देश चाइना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए है। और चाइना से मुकाबला करना आज अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि चाइना, अगर रशिया कमजोर पड़ा तो चाइना बहुत बड़ी ताकत के रूप में अमेरिका के लिए एक चुनौती बन सकता है। अमेरिका और चाइना दोनों आकार में बराबर हैं, लेकिन चाइना के पास रिसोर्सेज, जिस तरह का रिसोर्स मोबिलाइजेशन है चाइना का, और जिस तरह का मैनेजमेंट है, उस हिसाब से वो काफी आगे निकल रहा है। जबकि अमेरिकन सिस्टम में इनएफिशिएंसी ज्यादा है, अकुशलता। अमेरिका दूसरे देशों के साधनों का विदोहन करके काफी संपन्न हो जा रहा है, लेकिन उसकी अपनी रिसोर्स एफिशिएंसी बड़ी कमजोर है। जबकि चाइना इकोनॉमिक एफिशिएंसी के मामले में ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो उस लिहाज से चाइना बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आज हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को हम मजबूत करें, एक पहलू है कि अपने आप को अपनी आर्थिक और सामाजिक शक्ति को बेहतर बना करके हम दुनिया में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन प्रवृत्तियों को आगे बढ़ावें जो कि मानवता के सुरक्षा और संरक्षण में बेहतर योगदान कर सकती है।
हम जो हमारी अपनी समझ है, जो हमारे पास अपनी थाती है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, भागवत धर्म के रूप में, हेलो, शायद आवाज आ रही है? दादा म्यूट पर है। आवाज नहीं आ रही है? आप म्यूट पर है दादा। सॉरी, म्यूट हो गया था। तो हमारी जो अपनी थाती है, जिसको जो कि विश्वव्यापी हमारा जो अप्रोच है, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, यूनिवर्सलिज्म, विश्ववाद, वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड और कॉस्मिक पैट्रिमोनी। तो ये सब जो बातें हैं, जो कि मानवता को जोड़ने की वाली हैं और मानवता के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करने में सक्षम हो सकती है। यूनिवर्सल, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात है कि एक सही अर्थों में विश्व सरकार होनी चाहिए। आज आप देखें, राष्ट्रवाद के नाम पर रशियन राष्ट्रवाद, अमेरिकन राष्ट्रवाद दोनों आमने सामने हैं। यूक्रेन का राष्ट्रवाद और रशियन राष्ट्रवाद आमने सामने है। चाइनीज नेशनलिज्म, अमेरिकन नेशनलिज्म, रशियन नेशनलिज्म, ये सब आमने सामने है। चाइनीज नेशनलिज्म और भारतीय राष्ट्रवाद, ये भी आमने सामने अब आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद और जो राष्ट्रों की जो संकल्पना है, ये अब अप्रासंगिक हो रही है और मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। जिस राष्ट्रवाद को हम बहुत आगे बढ़ाने का सोचते हैं, हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो कि राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा बल देते हैं, लेकिन सच बात यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद बड़ी तेजी से अप्रासंगिक हो चला है। और राष्ट्रवाद को हम बढ़ावा देंगे तो इससे राष्ट्रों में संघर्ष ही बढ़ेगा और बर्बादी होगी। जैसा कि बर्बादी सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी देखा गया, एक तरफ जर्मन राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ अमेरिकन और रशियन राष्ट्रवाद, ये सब थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी था। और वर्तमान जो समय है, इसमें भी राष्ट्रवाद बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में सामने आ रहा है, जो विभिन्न देशों के बीच में द्वंद्व है। तो राष्ट्रवाद के बजाय समाज की जो संकल्पना है, दुनिया को समाज के रूप में बायो रीजन्स, जैव क्षेत्र, इको रीजन्स, इन रूपों में गठित करने की आवश्यकता है राष्ट्रों के बजाय। और इसके लिए एक ट्रू सेंस में वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की दिशा में भी प्रयास होना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस है वो बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहा है और वो पूरी तरह से अमेरिकन नेशनलिज्म का के हाथों कठपुतली है। अमेरिका नहीं तो नाटो के हाथों की कठपुतली बन के रह जा रहा है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की जगह एक ट्रूली इफेक्टिव वर्ल्ड गवर्नमेंट की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है दुनिया को। वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट और वर्ल्ड जस्टिस सिस्टम और एक वर्ल्ड मिलिट्री की भी आवश्यकता पड़ सकती है, वर्ल्ड मिलिशिया, जो कि जो रीजनल लेवल पर नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए भी इफेक्टिवली प्रयास कर सके। तो इस दिशा में इंडिया को प्रयास करना चाहिए। इंडिया सिर्फ एज ए नेशन अगर प्रयास करेगा दुनिया से मुकाबला करने का, तो इसकी सीमाएं सीमित हैं, क्षमताएं सीमित हैं। लेकिन इंडिया अगर पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने का प्रयास करेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट की दिशा में प्रयास करेगा, मानव धर्म और विश्ववाद की दिशा में प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा प्रभावी होंगे, प्रभावशाली होंगे और बेहतर भूमिका दुनिया के सामने हम रख सकते हैं, मानवता के लिए बेहतर समाधान दे सकते हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। केवल अपने राष्ट्रीय हितों तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों तक सीमित रहा है, रशिया, चाइना, ये सब अपने राष्ट्रीय हितों के तक सीमित रहे हैं और राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया का उपयोग करने का प्रयास किया है। लेकिन आज सामने नतीजा क्या है हम लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अब अपनी वैश्विक दृष्टि को आगे ले चलने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि अन्य लोगों को भी अवसर देने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आरपी सिंह दादा को। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को रखा,
सारे चीजों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके, मुझे ऐसा लगता है कि आज यूक्रेन जो है उसको एक मुद्दा बनाया गया है। अमेरिका ने जिस तरह से शुरू से उस्काया उसे कि भाई हम नाटो में तुम्हें शामिल कर लेंगे, फिर शुरू शुरू में उन्होंने कहा कि मैं तुमको हर एक तरीके से फोर्स दूंगा, है ना, सारे तरीके से मैं मदद करूंगा, और अभी वो अकेला ही लड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका जो है वो अपने आप को साबित करना चाह रहा है कि अपना विस्तार करना चाह रहा है वो, कि मैं सबसे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर बन जाऊं। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृपा शंकर चौधरी जी से राय लेना चाहता हूं कि उनकी क्या राय है इसमें। पूरे विषय को राजेश दादा और आरपी सिंह दादा की तरफ से लगभग वो खोल करके रख दिया गया। और जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम का ये विकल्प क्या है, जो युद्ध हो रहा है उसका विकल्प क्या है, इस विषय पर इसका विषय रखा गया। तो वर्तमान समय शेयर हो रहा है लगातार, सारे देश विश्व पटल पर सारे लोग परेशान हैं और सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकले, कहाँ तक जा करके रसिया रुकेगा और कब वो मान जाएगा, कुछ भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। और ये देखा जाए, हालांकि कृपा शंकर जी, लग रहा है कि उनका नेटवर्क इशू है। अभिषेक जी, मैं अभिषेक जी के से विचार जानना चाहूंगा। अभिषेक जी, जब तक उनका नेटवर्क नहीं है आप म्यूट। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। नमस्कार। मेरे को ऐसा लगता है इसका कृपा शंकर जी, आपका और मैं चाहूंगा नेटवर्क, आपका आवाज कट के आ रहा है। अभिषेक जी को मैंने लिया है, फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको लेता हूँ। हाँ अभिषेक जी। जैसे कि राजेश जी ने पूरा हिस्ट्री समझाया है कि वो पूरा ब्लैक सी वगैरह पे कब्जा करना चाहते हैं, गर्म पानी वहाँ पे रहता है। तो मेन मुद्दा तो यही है। फिर यूक्रेन से यूरोप के लिए गैस की पाइपलाइन भी जाती है। रशिया में काफ़ी गैस प्रोड्यूस होता है, जो वहाँ से पाइपलाइन वहाँ से यूक्रेन के लिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज को जाती है। तो जो भी यूक्रेन पे मतलब कंट्रोल करेगा वो अपने हिसाब से फिर आगे गैस के दाम तय कर सकता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि हर तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा पाने की कोशिश की जा रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तब हम दूसरे को आर्म ट्विस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। प्लस एक चीज़ देखने को और मिला कि जिस तरीके से अमेरिका और बाकी कंट्रीज ने मिलकर सैंक्शंस लगाए रशिया पे, रशिया की करेंसी बिल्कुल बुरी तरीके से डूब गई। सब उसके साथ ट्रेड करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो अमेरिका के पास में ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जिनके पास में बहुत पैसा है और वो कंट्रीज की करेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार में अचानक से कंट्रीज की करेंसीज को सेल करना शुरू कर देंगे। जैसे टर्किश लीरा को उन्होंने गिराया था। इसी तरीके से मतलब बात ऐसी आ रही कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अपने बाकी तरीके से। डायरेक्ट वार नहीं करके इनडायरेक्टली उन्होंने दूसरे तरीके से भी रशिया को काफी तोड़ दिया। अब रशिया के लिए इंपोर्ट वगैरह सब महंगे हो गए। तो कहने का मतलब ये है आप म्यूट हो गए कि हमें सब देशों को ये सोचना होगा कि अब हमें अपने ज्यादा डिपेंडेंसी अगर हम दूसरों के ऊपर रखते हैं तो फिर जिस तरह से सैंक्शंस लगने शुरू होते हैं तो हम परेशानी में आ जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अमेरिका हमेशा से सैंक्शंस की नीति अपनाते गया है। ईरान के साथ भी उसने किया। मतलब फिर उसको झुका देने की बात हो जाती है कि तुम हमारी बात मानो, नहीं तो फिर अब इंडिया की भी समस्या ये है कि फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया से काफ़ी इंपोर्ट होता है, तो वो सब भी उनको रोकना पड़ रहा है, जबकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ें रहती हैं। तो आत्मनिर्भरता की तरफ तो जल्दी बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम इंपोर्ट बढ़ाते हैं, अपना इंपोर्ट बढ़ा लें, वर्ल्ड ट्रेड करते हैं, जो चीज़ हम यहाँ पे बना पा रहे हैं, हम उन सब चीज़ों से लेके अपने आप को आत्मनिर्भर भी नहीं बना रहे हैं। कम से कम अपनी इकॉनमी वैसी मतलब
हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ अपने आप में सोचने का बहुत ज़रूरी है कि दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी हर किसी की कम होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। अभिषेक जी ने अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा। कृपा शंकर चौधरी जी, अगर आपका नेटवर्क है तो मैं दूसरे को लाइन पे लूं, आप नहीं आ पा रहे हैं। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या दादा? हाँ आवाज तो आपकी आ रही है, हाँ बोलिए। आप वीडियो को ऑफ कर दीजिए, आप अपनी अपनी हम्म, बातों को रख सकते हैं। हम्म। हम्म, हेलो। आप अपनी हेलो। वीडियो को ऑफ ऑफ रखिए। वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। हाँ तो हाँ। कुछ और प्रश्न हैं जो मैं राजेश दादा से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक जो हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर और क्या चीजें हैं। जैसे रसिया क्या कैपिटलिज्म की भावना से चलता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा से, कि आखिर ये मतभेद क्यों है? दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं, तो क्या कारण है इस तरीके का कि आपस में इस तरीके की टकराहट हो गई, जबकि रसिया भी तमाम देशों की मदद करता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं उस मदद के पीछे उनका स्वार्थ सिद्धि है, जैसे अमेरिका का तमाम उदाहरण दिए गए हैं? इस तरीके के तमाम प्रश्न ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। और भविष्य क्या है इसका, यह भी एक प्रश्न है। और इंडिया का इसमें स्टैंड क्या है? इंडिया उसमें, इंडिया को जैसे तमाम लोगों के द्वारा टीवी चैनलों पर और तमाम लोग जो डिबेट हो रहे हैं उसमें तमाम प्रश्न ये भी प्रश्न चिन्ह बनकर आ गया है कि इंडिया को रसिया का बहुत अच्छा मित्र माना जाता है, जैसा कि आरपी सिंह दादा ने भी बताया कि बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें भी प्रश्न कर रहा है कि यदि इतने अच्छे मित्र हैं तो हमारे जो बच्चे यूक्रेन में लगभग 16 से 18 हजार की संख्या में वहां पढ़ रहे थे, तो आक्रमण होने से पहले रसिया ने क्यों नहीं बताया? ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनकी जान पर नौबत आने, मतलब जान पर आने की नौबत आ गई है? इस तरीके के तमाम प्रश्न हैं। तो ये विचारधारा जो है, अमेरिका की विचारधारा और रसिया की विचारधारा की टकराहट क्या है, इस पर मैं चाहूंगा कि राजेश दादा उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा शंकर जी। देखिए, एक तो जो आज का विषय है रूस और यूक्रेन, क्या सिर्फ युद्ध ही एक विकल्प है? तो हाँ, आज के दिन में खासकर जो बड़ी शक्तियां हैं या जो महाशक्तियां हैं, जो हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। आज यही आक्रमण रूस या चीन के जगह किसी तीसरे छोटे देश ने किया होता तो अमेरिका चढ़ बैठता। आज वो क्यों नहीं चढ़ पा रहा? उसको पता है कि सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, और हम तो सोचेंगे करने अटैक करने के लिए, वो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दे। तो आज के वर्तमान ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में युद्ध कोई असंभव बात नहीं है, ये संभव है। थोड़ा सा भी अगर आप अमेरिका का इतिहास उठा के देखें, तो अगर मैं वियतनाम युद्ध पे भी ना जाऊं तो 1986 में अगर बोलीविया से उठा के आप देखिएगा, तो 2011 तक में लीबिया तक के आक्रमण के बीच में उसने 20 देशों पे आक्रमण किया, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की कोई परवाह नहीं की गई। जिसमें वो आरपी सिंह दादा भी जिधर ध्यान आकर्षण कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन, और मैं तो बल्कि यूनाइटेड नेशंस को, यूएनए को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जगह यू फॉर यूजलेस, एन फॉर नॉट वर्दी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ, यूजलेस नॉट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई एक ऐसी शक्ति या सत्ता पावर नहीं है जो बाकी महाशक्तियों को कंट्रोल कर सके, तो युद्ध थोपा जाता रहेगा। उसमें क्यों? क्योंकि साथ में ये एक पूंजीवादी व्यवस्था का खेल भी है, जिसमें बड़ी कंपनियां जो अमेरिका के इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं, लाइक लॉकहीड मार्टिन, तो उनका काम ही है ये युद्धक विमान बेचना, ताकि युद्ध होता रहे और उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहे। आज के दिन में ग्लोबल इकोनॉमी, रूस, चीन, जहां पे भी आप देखें पूंजीवादी व्यवस्था है, लेकिन सरकार पे कब्जा बनाए रखने के लिए कम्युनिस्ट सिस्टम उनको सूट करता है। इसलिए चाइना ने वन पार्टी रिजीम, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी नहीं है। रसिया ने थोड़ा बहुत यूएसएसआर के डिसमेंटल, डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो एक खुलेपन की नीति अपनाई, तो कुछ लोग हैं, बट वो भी एक आई वॉश है। कोई बहुत फेयर इलेक्शंस कभी नहीं हुए। यूएसएसआर के डिसमेंटल होने के बाद बोरिस येल्सिन बने, या आज के दिन में व्लादिमीर पुतिन तक लेके, यूएसएसआर का, सॉरी, रसिया का संविधान कहता था कि एक राष्ट्रपति 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं।
और वो टेन्योर होता है 4 साल का, तो 2 बार बढ़ सकते मतलब 8 साल के लिए। पुतिन ने क्या किया, 2 बार राष्ट्रपति रहे, उसके बाद अपने प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, खुद प्रधानमंत्री बन गए। अगले 4 साल के बाद फिर वो राष्ट्रपति 8 साल के लिए बन गए, और अभी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही संशोधन कर दिया है कि 2036 तक पुतिन को कोई हटा नहीं सकता है। तो ये जो वन पार्टी सिस्टम है वो उनको, या कम्युनिस्ट सिस्टम है जो वन पार्टी की वकालत करती है, वो उनको पॉलिटिकली सूट करता है, जहां डेमोक्रेसी की बात नहीं होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। दूसरा ये है कि इकोनॉमी वाइज सारे देश आज ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वही कारण है कि अमेरिका की जो भी वो सैंक्शंस लगा रहे हैं वो, या उनके वेस्टर्न अलाइज मतलब यूरोपियन कंट्रीज, वो जितना सक्सेसफुल हो जाए, बट फैक्ट ये है कि अमेरिका की किरकिरी हुई है। अमेरिका की जो बादशाहत थी उसको खुलेआम चुनौती दी गई। यूक्रेन अगर आगे बढ़ा, रूस से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो अमेरिकी शह था कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और विशुद्ध धोखा दिया है उन लोगों ने। नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को लड़ाई में अकेला छोड़ दिया। यूक्रेन की बात करें तो व्यक्तिगत तौर पे या भारत देश के नागरिक होने के नाते यूक्रेन से मेरा बहुत प्यार करना बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि 1998 में जब न्यूक्लियर परीक्षण भारत ने किया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन नंबर 1172 लाया गया, भारत की निंदा की गई। डिप्लोमेटी में कंडेम वर्ड बहुत कम यूज किया जाता है, तो भारत को कंडेम किया गया। और उसके बाद चूंकि यूक्रेन उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं था, लेकिन 25-30 देशों ने अलग से जो भारत की निंदा की, यूक्रेन उसमें बढ़ चढ़ के शामिल था। फिर आप उसके बाद जम्मू और कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, कश्मीर मुद्दे में यूक्रेन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया। फिर आप जो भी विषय रहे हो, यूक्रेन हमारे साथ कभी नहीं रहा भारत के हितों के साथ। तो उस नाते अगर आप देखें तो लगता है ना कि अरे जब वो तुम हमारे साथ नहीं थे तो हम तुम्हारे लिए क्यों परेशान हो। लेकिन अगर मानवीय आधार पे करें, मानवीय मूल्यों की बात करें, नैतिक आधार पे बात करें, तो खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज जो लोग, और ये भी सही बात है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम में या इस वॉर के अंदर में या इन्वेजन के अंदर में अगर सबसे बुरी डिप्लोमेटिक स्थिति किसी की तो भारत की है। चाइना को रूस के साथ जाने में कोई तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान भी खड़ा हो जाएगा, ईरान भी खड़ा हो जाएगा, उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है भारत को, क्योंकि भारत को रसिया को भी साधना है। आज के दिन में भी 60% अच्छे बुरे सड़े गले जैसे भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है आज भी निर्भरता है। बहुत बार चाइना ने 1962 में जब युद्ध भारत पे थोपा था तब रूस ने हमें डिच किया, लेकिन उसके बाद मोर और लेस वो हमेशा सपोर्ट में खड़े रहे। तो भारत को रूस की भी आवश्यकता है, और नए जो पॉलिटिकल या जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें भारत, अमेरिका और वेस्टर्न अलाइज, मतलब ये ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी वगैरह को भी माइनस करके नहीं चल सकता है। तो जो सबसे टाइट रोप एकदम जो है तनी हुई, मतलब वो रस्सी पे भारत चल रहा है, नीचे जो है तलवार है, अमेरिका का भी तलवार और रूस का। तो ये हम लोग को भी देखना पड़ेगा कि भारत कैसे प्ले करता है। और एक प्रश्न जो आपने उसमें किया, कि एक प्रश्न क्या था आपका वो उसमें, कृपाशंकर जी? हाँ, एक प्रश्न मेरा दादा यह था कि वो कैपिटलिज्म विचारधारा का है या वो नहीं, वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि वो मतलब सत्ता पे हासिल करने के लिए वन पार्टी सिस्टम सबको सूट करता है। आज अगर मोदी जी को लग जाए कि यार किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को और सबको दबा के सिर्फ एक पार्टी रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का ही राज आएगा हमेशा, तो ये तो सबको सूट करेगा ना। तो पॉलिटिकली वो उनको वन पार्टी सिस्टम सूट करता है चाइना को। और रूस में जो भी है थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी पार्टियां, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है वो पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था, और यही कारण है कि ग्लोबली कनेक्टेड होने की वजह से ये जो वेस्टर्न अलाइज और यूएस जो सैंक्शंस लगा रहे हैं उसके कारण जो दिक्कत हो रही है रूस को, जिसकी तरफ अभिषेक ध्यान दिला रहे थे कि एक लॉन्गर रन में नुकसान होगा रसिया को निश्चित तौर पे, क्योंकि सारी लड़ाई ही आर्थिक हितों की है। अगर वो सी ऑफ आजोव के बाद अगर क्रीमिया नहीं होता तो रसिया को डायरेक्ट स्मूथ सेलिंग मिल जाती ब्लैक सी तक, और ब्लैक सी के बाद वो मेडिटेरेनियन में चले जाते, तो उनको कहीं कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती, क्रीमिया पे हमला नहीं करना पड़ता उनको। और ना सिर्फ हमला किया बल्कि उसको अपने में मिला भी लिया। तो सारे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। लेकिन ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी, अमेरिका की भी फेलियर है, वेस्टर्न अलाइज की भी फेलियर है, और यूनाइटेड नेशन की भी फेलियर है कि इतने लोगों के रहते हुए भी जो है एक देश, कमजोर देश पे रूस आक्रमण कर बैठा है।
लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, राष्ट्रीय हितों की बात आती है, तो नैतिकता और ये मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। आज जो यूरोप के कंट्रीज भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपको जो है रूस के खिलाफ होना चाहिए और यूक्रेन के साथ खड़े होना चाहिए। तो जब गलवान घाटी में चाइना ने अटैक किया था, तो क्या ये लोग आके निंदा किए थे चाइना की? नहीं किए थे। सब अपने अपने सुविधा से देखते सोचते हैं। अमेरिका ने कभी किसी की चिंता नहीं की। जो मैं कह रहा था कि 1986 में बोलीविया से लेके 2011 में लीबिया तक, जिसमें अफगानिस्तान, सूडान, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूगोस्लाविया, कहाँ उन्होंने आक्रमण नहीं किया, कहाँ उन्होंने एस्टैब्लिश सरकारों को हटा के नहीं फेंक दिया। तो इस व्यवस्था में तो भाई साहब युद्ध होता रहेगा, चाहे वो स्वार्थ प्रेरित हो, हथियार बेचने के दृष्टिकोण से हो, या आर्थिक हितों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से हो, या राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उसकी वजह से हो, युद्ध तो होता रहेगा। तो क्या युद्ध ही हमारी नियति है या युद्ध ही हमारा भविष्य है? तो युद्ध इसका अगर इससे निजात पाना है, तो एक तरफ हल्का इशारा किया अभिषेक ने कि हम लोगों को एक तो सबको एक सार्वभौमिक फलने फूलने का मौका देना पड़ेगा। और ये कैसे मिलता है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता दिखाते हैं जिस चैनल पे आज हम सब लोग बैठे हैं, प्रौत टीवी। तो प्रौत दर्शन के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता है जो दुनिया में 240 या 245 समाज, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स, जिसकी चर्चा प्रोफेसर आरपी सिंह जी कर रहे थे, उनको स्वतंत्रता देनी होगी आर्थिक रूप में सक्षम होने के लिए, आर्थिक रूप में सेल्फ रिलायंट होने के लिए। और रूस ने जो ये मान लिया था कि यूक्रेन बहुत छोटा देश है, बहुत कमजोर देश है, और हमारी रशियन मूल के 1/6 मतलब जो 1/6 पॉपुलेशन है रशियन मूल की है, तो हम 2 से 3 दिन के अंदर में कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पे। वो गलत इसलिए साबित हुई क्योंकि यूक्रेन ने ये दिखाया कि वो एक अलग मूल, एक अलग भाषा, एक अलग सभ्यता संस्कृति का देश है, जो अपने इस भाषा, सभ्यता, संस्कृति को प्यार करता है। अपने उस गौरव, उस अस्मिता के लिए लोग खड़े हुए, सिर्फ सेना के लोग खड़े नहीं हुए, बल्कि आम नागरिक भी खड़े हैं। और हमने अभी बहुत पीछे नहीं, सिर्फ इसी 15 अगस्त 2021 को हमने देखा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कैसे देश छोड़ के भाग गए, हेलीकॉप्टर और कार में पैसा भर के भाग गए। वहीं व्लादिमीर जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं, किस तरह से डटे हुए हैं, और वो जो नेशनलिज्म की भावना है उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, और इसके कारण रसिया को फेस करना पड़ रहा है। जो कह रहे थे प्रोफेसर आरपी सिंह जी, अगर विश्व बंधुत्व की बात करें, अगर हम यूनिवर्सलिज्म की बात करें, तो ये नेशनलिज्म का भाव छोटा है। लेकिन अगर इनसे निजात पाना है तो हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय श्री प्रभात रंजन सरकार जी के प्रौत दर्शन को अपनाने के, जो कहते हैं कि 240 या 245 जो दुनिया भर के समाज हैं, जिसमें भारत के 44 समाज हैं, इनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, और यूनाइटेड नेशन जैसा एक टूथलेस, एक क्या बोले, कमजोर संगठन नहीं चाहिए। इसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो सकता है। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसमें हर देशों की समुचित रैशनल नुमाइंदगी हो, देशों के पास सेना नहीं हो, देशों के पास पुलिस हो लोकल लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। अगर कोई जो मिलिट्री या मिलिशिया की बात कह रहे थे प्रोफेसर साहब, वो सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास हो, ताकि अगर दो देशों के बीच में कोई क्लैश हो या हो तो उसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट इफेक्टिवली इंटरवीन करके उसको कंट्रोल कर सके, इमीडिएटली कंट्रोल कर सके। तो अगर हम प्रौत प्रणेता के बताए हुए रास्ते पे चल के 240-245 समाजों को उनके हिसाब से, उनके भाषा संस्कृति के हिसाब से फलने फूलने का अवसर देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे सामरिक और आर्थिक हित नहीं टकराएंगे। जब हमारे सामरिक और आर्थिक हित नहीं टकराएंगे तो एक बेहतर समाज बनेगा, एक बेहतर राष्ट्र और एक बेहतर विश्व बनेगा, जिसमें कि युद्ध की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और अगर गलती से कहीं संभावना बनती है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरपी सिंह जी के पास जाता हूं और उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं, जिस तरह से राजेश जी ने आपकी बातों को, अभिषेक जी की बातों को, कृपा शंकर चौधरी जी की
जो भी प्रश्न थे उनका उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। अब मैं चाहता हूं कि आपका क्या नजरिया है इसके विकल्प के रूप में, जो युद्ध का जो विकल्प है वो क्या हो सकता है? इस पर राजेश जी ने बहुत अच्छी तरह से बात समझाया कृपा शंकर चौधरी जी के सवालों पर, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बातें और ऐड कर दूं। इन्होंने जो कृपा शंकर जी ने बात उठाई कि रशिया कैपिटलिज्म है या कम्युनिज्म है, तो देखिए रशिया ने हमेशा से, जब कम्युनिज्म था तब भी वहां पर नाम तो सोशलिज्म का लेकर के सामने रखा, सोशलिज्म, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो नाम तो दिया सोशलिज्म का, लेकिन काम सारा कम्युनिज्म का वो करते थे। आज क्या है, नाम तो सोशलिज्म का देते हैं और काम कैपिटलिज्म वाला होता है। और पुतिन के बारे में माना जा रहा है कि पुतिन जो यूएसएसआर था उस कंसेप्ट को लेकर के वो चल रहे हैं, और साम्यवाद को भी छिपे तौर पर वो ज्यादा महत्व देते हैं। और साम्यवाद और पूंजीवाद में कोई मौलिक अंतर नहीं है, दोनों का परिणाम एक ही है। साम्यवाद हो या पूंजीवाद, पूंजीवाद में ढेर सारे पूंजीपति होते हैं, और उन पूंजीपतियों में से जो बड़े पूंजीपति होते हैं वो छोटे पूंजीपतियों को निगलते हुए मार्केट में कुछ पूंजीपति रह जाते हैं, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार की स्थिति आती है। और साम्यवाद में क्या है कि राज्य ही पूंजीपति हो जाता है, राज्य सारे पावर्स अपने हाथ में ले लेता है, आर्थिक शक्तियां राज्य के हाथ में आ जाती हैं, और इसीलिए उसको टोटलिटेरियनिज्म का नाम दिया गया है साम्यवाद को, कि साम्यवाद में राज्य ही पूंजीपति हो जाता है, सारी व्यवस्था, सारी अर्थव्यवस्था, उत्पादक व्यवस्था और वितरण की व्यवस्था राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो पूंजीवाद में तो एक सरकार होती है और कुछ पूंजीपति होते हैं। सरकार चाहे तो उन पूंजीपतियों पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाती है, क्योंकि सरकार स्वयं पूंजीपतियों द्वारा खरीद ली जाती है बड़ी आसानी से। और साम्यवाद में क्या है, साम्यवाद में राज्य ही पूंजीपति हो गया, तो उसको नियंत्रित कौन करेगा, वो स्टेट कैपिटलिज्म कहा ही जाता है। तो ये स्टेट कैपिटलिज्म तो अभी भी रशिया में और इफेक्टिवली चल रहा है, बना हुआ है। एक बात कृपा शंकर जी ने उठाई कि जो हमारे 18-20 हजार बच्चे वहाँ यूक्रेन में पढ़ रहे थे, अगर रशिया को हमला करना था तो रशिया हमारा अच्छा मित्र है, तो उसने हमको संकेत क्यों नहीं दिया, बताया क्यों नहीं। अब ये बड़ी रोचक बात है कि कोई देश अगर हमला करने चलेगा तो वो हमको बताएगा, संकेत भी देगा, तो वो संकेत फिर इंटेलिजेंस के माध्यम से जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है उसके पास भी तो पहुंच जाएगा। और रशिया ऐसी गलती क्यों करेगा? तो फिर भी संकेत तो दे ही रहा था, रशिया ने तो कहा ही था, पुतिन ने कहा ही था कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम हमला करने जा रहे हैं और हम बाध्य कर देंगे यूक्रेन को। बार बार धमकी दिया उसने, और जब भी धमकी दिया उसको लागू कर दिया अगले ही दिन। बस समस्या हमारी ये है कि हम यह समझ नहीं पाए कि वास्तव में वो ऐसा कर देगा, और फिर इतनी जल्दी कर देगा, इसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन ये स्थितियां सामने आई और आज देखा जा रहा है। और फिर अब इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान तो जब राष्ट्रीय स्वार्थों को से ऊपर उठ करके अगर ये देश सोचेंगे, अमेरिका और रशिया, चाइना, भारत, ये देश अगर अपने अपने स्वार्थों से, भारत तो खैर अपना स्वार्थ अपना असर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन रशिया, चाइना और अमेरिका तो ये पावरफुल हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं, तो ये अपने स्वार्थ को सबसे आगे रखते हैं। तो ये अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके अगर वो विश्व कल्याण के लिए कार्य करें, वैश्विक समृद्धि के लिए कार्य करें, तब तो इसका समाधान आसान था। लेकिन ऐसा ये देश करेंगे नहीं, इनमें आपस में क्लैश तो स्वाभाविक था, और ये क्लैश आना था और आ गया, और जल्दी आ गया। अपेक्षा नहीं थी कि इतनी जल्दी ये टकराव इन देशों के बीच में सामने उभर करके आ जाएगा। आरपी सिंह दादा, आपको बीच में रोकूंगा मैं और थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया कि हमारे बच्चे थे
रसिया डिस्क्लोज नहीं किया इस मैटर को कि ऐसा ना हो कि हमारी जो रणनीति है और लोगों को पता चल जाए, जैसा कि आपने बताया। तो क्या वर्तमान समय में जो रसिया कह रहा है कि मैं परमाणु हमला कर दूंगा, बार बार उसी तरीके कह रहा है जिसे पहले वो कह रहा था, तो क्या हम मान करके चले इस बात को कि परमाणु हमला भी कर सकता है? अगर ऐसी स्थिति आई कर देगा। और वो तो आज तो बयान उसका आ ही रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु का युद्ध होगा। अगर अमेरिका कर रहा है, अगर जो बिडेन कर रहे हैं कि ये स्थितियां जो बन रही हैं वो तीसरा विश्व युद्ध पैदा कर सकती हैं, तो एक कदम आगे बढ़ करके रशिया कर रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध होगा। वो तो स्पष्ट रूप से कह रहा है। और फिर पुतिन का एक बयान तो आप ध्यान दीजिए कि पुतिन ने एक बयान कुछ साल पहले दिया था कि ऐसी दुनिया की आवश्यकता क्या है जिसमें रशिया ना हो। तो अगर रशिया के अस्तित्व पर खतरा आएगा, उसको अगर लगेगा कि ये देश, क्योंकि अमेरिका उल्टी चाल चलेगा। पुतिन ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका कह रहा है कि नहीं सॉरी, पुतिन ये जो कह रहे हैं कि वहां से तख्ता पलट करो यूक्रेन में, हम अपनी सरकार, अपने मनमाफिक सरकार बनाएंगे वहां पे। और यूक्रेन को बांट भी दिया, 2 नए देश बना दिया उसने। क्रीमिया को पहले ही बांट दिया था, हटा दिया था और कब्जा कर लिया था। अब क्या यही चाल अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ नहीं चलेंगे? अगर ऐसा करेंगे और रूस को बाल्कनाइज करने की कोशिश करेंगे, रूस को बांटने की और ज्यादा कोशिश करेंगे, जैसा कि 91 में रशिया को अमेरिका ने जो खेल किया उसमें रशिया को टूटना पड़ा। उसमें रशिया की अपनी कमजोरियां भी थी यूएसएसआर की, तो उनके चलते वो टूटा। अब वर्तमान में अमेरिका ये चाल चलने की कोशिश करेगा कि यूक्रेन को जैसे इसने बांटने की कोशिश की, क्यों ना हम रशिया को ही बांट दें, रशिया को बिल्कुल तोड़ दें, काफी कमजोर कर दें कई टुकड़ों में। तो ये बाल्कनाइज करने का प्रयास जब रशिया को करेगा अमेरिका, तो निश्चित रूप से रशिया काउंटर अटैक करेगा और वो एटॉमिक वार भी हो सकता है। एटॉमिक वार का स्वरूप बड़ी आसानी से ले सकता है। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो मजबूरी इसकी हो जाएगी, मजबूर हो जाएगा वो ऐसा करने के लिए। चाइना तो सहयोग करेगा उसमें? हैं? रसिया का रसिया रसिया का सहयोग चाइना करेगा इस स्थिति चाइना में? इसमें भी देखिए, राष्ट्र नेशनल इंटरेस्ट इन लोगों के आपस में सबसे ऊपर है। दोनों के नेशनल इंटरेस्ट भी क्लैश कर रहे हैं। अगर रशिया कमजोर होता है तो चाइना को लगता है कि हम ज्यादा उभर जाएंगे, ज्यादा बेहतर स्थिति में आएंगे, दुनिया हमको सबसे ऊपर मानेगी रशिया की बजाय। हथियार दोनों के पास बहुत ज्यादा है। तो और चाइना तो चाहेगा ही कि रशिया हमारा पिछलग्गू बने। भारत और चाइना, भारत और रशिया दोनों हमारे पिछलग्गू बने, तो वो तो ऐसा चाहेगा। तो इस मामले में रशिया और चाइना में भी टकराव हो सकता है, परोक्ष रूप में टकराव की स्थिति। कुल मिला करके यह है कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही वर्चस्व की लड़ाई है। और हाँ, ये आपस में तीनों लोग जो हैं, जैसे रसिया की बात कर रहे हैं या चाइना की बात कर रहे हैं या नाटो देश जो हैं जिसमें अमेरिका भी है, वो चाह रहे हैं कि हमारा संप्रभुता कायम रहे और हमेशा मुझे ही लोग पूजें, जैसा उन लोगों का मानना है इस तरीके का। तो उस दशा हेलो धर्मेंद्र, समय भी हो चला है ना। अब जैसे वर्तमान समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो शोषण व्यवस्था चल रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आज हमें जरूरत है कि जन जन के हाथ में अर्थ शक्ति को देकर न एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना करना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावधारा को प्रसारित और प्रसारित करना, और जिसमें मानवीय मूल्य जहां तक अभी तक है कि मानवीय मूल्य को अवहेलित किया गया है, इसलिए जल्द से जल्द मानवता एवं मानवीय मूल्य पर आधारित करके ही समाज को या देश को चलाना। तो इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर इस विषय पर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इस प्रोग्राम को अभी यहीं पर विराम देते हैं। सबके लिए सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का ये बातचीत हम लोग आगे भी रखें, इस तरह का कार्यक्रम। इसके लिए आपको काफी हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।